करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं नापने के लिए, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। फिर मैंने बोला था इसका प्रिंसिपल था कि कभी भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो घूमता है। फिर मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, तो हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। प्रिंसिपल बाकी है सर आपने एक ही लिखवाया, दो थे आपने मुझे। प्रिंसिपल की मैंने लिखवाया था, देखो दो, एक पॉइंट लिखवाया था मैंने प्रिंसिपल का और मैंने बोला था कि दूसरा पॉइंट मैं बाद में लिखवाऊंगा। ओके सर। देखो एक बार ध्यान से बोल तो मैं लिखवा देता हूँ, फिर से कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल लिख लो। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that current carrying coil placed in uniform magnetic field experiences ये एक प्रिंसिपल। दूसरा दूसरा मैं बाद में लिखूंगा कि उसको लिखवा दो देखो, लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसे। प्रिंसिपल हो गया, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब आता है यस। हमारा डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ना एक टॉर्सन हेड होता है, एक सपोर्ट के लिए। यहाँ से एक वायर जाती है ऐसे, यहाँ पर ऐसे करके दो मैग्नेट होते हैं।
ये जो मैग्नेट्स होते हैं कॉनकेव शेप होते हैं, वो भी मैं लिख दूंगा। ऐसे फ्लैट नहीं होता, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसे करके एक सिलेंडर होता है, और यहाँ पर जाते नीचे में इस ये सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, ठीक है। इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर होता है कॉपर की वायर होती है, ठीक है। और यहाँ पर फिर होता है एयर स्प्रिंग होता है, यहाँ से करंट पास करवाने के लिए, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, जो भी करंट जिसे नापती है उसके लिए हमारा को सिर से करंट जाएगी उसको नापना है। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ स्विच होता है, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एक मिरर, मिरर से कॉइल कितना घूमता है ना वो निकालने के काम में आता है। इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इसको हम लोग कहते हैं मिरर, दिस इज मिरर, दिस इज एयर स्प्रिंग, दिस इज कॉनकेव शेप मैग्नेट, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज सॉफ्ट आयरन, ये अंदर से होता है एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, ये इसके ऊपर ही हो जाता है कॉपर वायर, ये कहलाता है टॉर्सन हेड,
यहाँ पे ना 2 चीज़ दिखा दो एक चीज़ ऐसे। टर्मिनल T1 और यहाँ पे ऐसा दिखाएँगे। टर्मिनल T2 ठीक है? यहाँ से क्या करते हैं बैटरी जो है ना स्विच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। सीधे टर्मिनल लेकर के ये पूरा डायग्राम अच्छे से पहले ड्रॉ कर लो। सबको डायग्राम ड्रॉ करो पहले। फास्ट पे टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन डायग्राम देख-देख के ड्रॉ कर अभी करना है बिकॉज़ एग्ज़ाम में वरना क्या होगा अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा ना तो फिर वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सब कुछ इधर से नोट कर लो। आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। हो गया नोट सबका? आगे बढ़े हम लोग? यस सर। ये पूरा इसके ये पूरा डायग्राम ये हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? कंसिस्ट ऑफ soft iron core consist of
copper wire wound on aluminum frame. Full stop. This aluminum frame is placed around soft iron core. The system is placed in magnetic field created by concave shaped magnet. Full stop. Soft iron core is supported by phosphor bronze strip bronze strip from above and air spring supported by phosphor and air spring below. ठीक है, अब यहाँ पर we use mirror scale arrangement to measure angle rotated by coil. तो जितने भी बातें थी सब मैंने लिख दी यहाँ पे। इसका फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप हो गया, मिरर हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, हेयर स्प्रिंग हो गया, ठीक है, ये टर्मिनल सब आ गए। सोर्स of which current is measured is connected across terminal. इसका नोट कर दो। अब इसमें से मैं ना कुछ बातें लिखता हूँ रीजन को लेकर के कि हम क्यों भाई सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो हम लोग को
रीजन में आती है। पहला, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों होता है? सॉफ्ट आयरन कोर is used because it is ferromagnetic। तो ये फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि मान लो कहीं पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे सॉफ्ट आयरन पीस कर दिया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो छितरा हुआ होता है ना, सोर्स ऑफ करंट, जो भी करंट हमको नापनी है, इज मेजर्ड इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल। देखो, जैसे कि मान लो हमको बैटरी से करंट नापनी है, तो हमने इस दो टर्मिनल के बीच में उसको सेट कर दिया। ऐसा समझ आ गई बात? तो मान लो कि सॉफ्ट आयरन कोर है, तो जैसे मान लो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पे क्या किया, आयरन का पीस रख दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, जो ऐसी थी फील्ड ऐसी, वो ऐसी हो जाएगी। जो पहले ऐसी थी, ठीक है, वो क्या होती है, सब कलेक्ट होकर के ना उस आयरन पीस में आ जाती है। मतलब जैसे मान लो नेल्स स्प्रेड होती है, तो नेल्स कैसी होती है, सब मैग्नेट के पास आके चिपक जाती है ना। इन द सेम वे जो मैग्नेटिक फील्ड जो दूर दूर होती है, वो पास पास हो जाती है इन द सॉफ्ट आयरन। उसकी प्रॉपर्टी होती है वो, जो कि हम आगे जाकर के सीखेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा आ जाती है, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ जाती है, बिकॉज इट इज फेरोमैग्नेटिक इन इट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती थी, याद करो, तो हम कहते थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। इन द सेम वे जब सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब पास पास हो जाएगी, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो जाएगी, तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके ऊपर या जो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि याद करो टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB साइन थीटा। तो हम चाहते ज्यादा टॉर्क लगे, ज्यादा घूमे, वो ज्यादा घूमेगा तो हमको हमारे लिए अच्छा रीडिंग नोट करना। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी increases this increases magnetic torque magnetic torque which hence more deflection या more rotation या more deflection बोल सकते हो in coil takes। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ये क्या, देखो डायग्राम ऐसे बनाने की चांसेस कम आती है, लेकिन डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं तो समझाऊंगा कैसे? ठीक है, तो डायग्राम एक बार बनाना जरूरी है। लेकिन इसमें से ना रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एक एक मार्क में काफी आते हैं। इस सॉफ्टवेयर का यूज क्यों होता है, पहला पॉइंट। इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे लिखता हूँ मैं। देखो, जितना भी लिखा है ना मैंने, ये सब तुम्हारे समझने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट से जनरली क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर दो। क्योंकि जब हम करंट पास करवाएंगे तो ये कॉइल घूमेगा, कॉइल कितना से घूमेगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, क्या कहते हैं, एंगल निकालेंगे उससे हम लोग।
फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है, वो मैं आगे में समझाऊंगा। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये लिखा हुआ हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाई वी यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। सिंपल सा, यहाँ पे भी अगर आपको कनेक्ट करना होता, कोई लोहे की तार ले लो, क्या फर्क पड़ता, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन यही क्यों यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, इसके पीछे कारण होता है। तो फॉस्फर, देखो एक चीज समझना कि हम इस पे पूरा करने क्या जा रहे हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का ना मैं एक काम करता हूँ, यूज बाद में लिखा देता हूँ। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, वो हाँ, चलो एक काम करो ना, उसको यहाँ तक काफी है जो लिखवाया मैंने, ठीक है। इसके बाद वर्किंग समझाता हूँ, उसके बाद वो लिखा। अब आ जाती है वर्किंग, वर्किंग के बाद रीजन लिखा। हालांकि मुझे उसका भी रीजन वर्किंग के बाद लिखाना चाहिए था, तो बेटर समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, पहले वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद फिर उसके कारण बताऊंगा। देखो वर्किंग का क्या है इसका मतलब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने यहाँ से करंट पास करवाया, जब करंट पास करवाएंगे तो इस कॉइल से जब करंट पास होगा तो इस कॉइल पे क्या टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है NIAB साइन थीटा। जब जैसे टॉर्क लगेगा ये रोटेट करेगा, ये घूमेगा, जब ये घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में कितने से घूमेगा, हम यहाँ से ये मिरर से एंगल निकाल सकते हैं कि इतना डिग्री से घूमा। तो वो फिर हम क्या करते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कि और फिर हम उसका वो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वो करंट निकालेंगे। कैसे देखो, टॉर्क ऑन कॉइल इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। टॉर्क ऑन द कॉइल का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I करंट होता है, A एरिया हो जाता है कॉइल का, एरिया हमको पता रहेगा कॉइल का, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये भी हमको पता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम मैग्नेट यूज करते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम निकाल सकते हैं। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द फील्ड। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको टॉर्क निकालना है ना कॉइल के ऊपर, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। थीटा बार बार कॉइल रोटेट करेगा, जैसे कभी 0 डिग्री या फिर 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20, अलग अलग जगह पे एंगल अलग अलग होगा। तो हम कैसे निकालें टॉर्क और कॉइल, क्योंकि थीटा तो वैरी कर रहा है। तो हम क्या इस पे दिमाग यूज करते हैं, हियर थीटा वैरी एज कॉइल रोटेट। तो अगर थीटा वैरी कर रहा है जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेंगे, तो तुम्हें ना थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आएगा शुरू में, लेकिन लास्ट तक तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एज यह थीटा वैरी एज, सो थीटा is made constant by choosing radial magnetic field created by concave shape magnet। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमने अगर कॉन्केव शेप मैग्नेट लिया, तो देखो जनरल मैग्नेट्स में क्या होता है कि फील्ड ऐसी होगी, इन कॉन्केव शेप मैग्नेट्स में क्या होता है, कहानी अलग होती है। इसमें क्या होता है,
जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो ऐसी जाती है, ठीक है, ऐसा। ऐसी जाती है, ठीक है। इधर में जाएगी ये वाली फील्ड ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे इधर से मुड़ जाती है, रेडियल होती है, रेडियल होती है, ठीक है। अगर हम सेंटर से देखें तो वो रेडियस की तरफ ऐसे होती है, कॉन्केव शेप मैग्नेट। अब अगर मान लो हम लोगों ने क्या किया, बुद्धि क्या चलाई हमने हमने यहाँ पर अगर हम इसका टॉप व्यू ले, ठीक है, टॉप व्यू ले अगर हम लोग इसका कॉइल का, तो सॉफ्ट आयरन तो सिलेंडर होगा तो टॉप पे तो हमको ये ऐसा दिखेगा ना, और इसके ऊपर जो कॉपर की जो बूंडिंग होगी वो ऐसी दिखेगी। ये इसका टॉप व्यू होगा, देखो ध्यान से ना, क्योंकि वो ऐसा था पीस देखो, और हमने इसके ऊपर ऐसे लपेटा था वायर को ना, तो टॉप से देखेंगे तो इनको सर्कल और इसके ऊपर हमको वायर ऐसे दिखेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, रेडियल होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। अब समझो इस चीज को, अगर हम इधर से देखें, देखो अगर ये देखिए, अगर हम लोग लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 1 नंबर जो है कॉइल से पास करेगी, जब क्योंकि जो थर्ड नंबर फील्ड है ना वो कॉइल से पास करेगी, 1 नंबर नहीं जाएगी, वो ऐसे घूम के निकल जाएगी, 2 नंबर भी नहीं जाएगी, तो कॉइल बहुत पतली है, तो जो थर्ड नंबर जो फील्ड है वो ऐसे पास करेगी, इसका एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। जब ये कॉइल थोड़ा-सा घूम जाएगा, ठीक है? मतलब अभी ये कॉइल ऐसा था, बाद में ये कॉइल ऐसा भी तो घूमेगा, देखो तो। देखो सिर्फ समझने में तुमको थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी एक लाइन में एग्ज़ाम में लिख कर के आ जाओगे। जब ये कॉइल ऐसे घूम जाएगा, तो जो नंबर 2 फील्ड लाइन होगी वो इस पे से ऐसे पास करेगी और ऐसे। ये जो नंबर 1 है वो नहीं पास करेगा, नंबर 3 नहीं पास करेगा, नंबर 4 नहीं पास करेगा, नंबर 5 पास नहीं करेगा। जब ये कॉइल थोड़ा-सा और घूम जाएगा तो 1 पास करेगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। मतलब एक चीज़ समझ के चलो, जब ये जो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, ऐसा, ये जो इसका एरिया वेक्टर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर जो होगा, वो फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, अगर हमारा फील्ड रेडियल है तो। अगर रेडियल नहीं ना होता, तो पता प्रॉब्लम कहाँ पे होती? ये ऐसा होता, ये फिर बार-बार ये कॉइल घूमेगा, ये एंगल लगातार चेंज करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर घूमेगा भी ना, तो उसमें से एक फील्ड लाइन ऐसी होगी जो कि क्या कहते हैं, इसमें से क्या कहते हैं पास करेगी, और वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी एरिया वेक्टर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना? सर एक बार वापस समझाना। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फील्ड रेडियल होगा, ये रेडियल फील्ड अगर ऐसा होगा, तो अगर ये कॉइल घूमेगा भी ना, तो हर बार ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इससे पास करेगी इन सच ए वे कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का एरिया वेक्टर जो होता है एरिया के परपेंडिकुलर होगा, तो हर बार वो जो फील्ड होगा ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हर बार। अगर सर ऐसी फील्ड हमने ड्रॉ की तो, अगर पैरेलल फील्ड हो जाएगी ना, तो वो क्या होगा, लगातार एंगल जो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का चेंज करेगा। हमें चेंजिंग चाहिए नहीं, अगर चेंज करेंगे ना तो थीटा चेंज करेगा, हर बार टॉर्क अलग-अलग होगा। हम टॉर्क को नापना है, हमको टॉर्क को, पॉसिबल ही नहीं नापना। फिक्स वैल्यू हो तो नाप लें, थीटा चेंज कर तो कैसे नापें हम लोग? आई बात समझ में? सर हाँ, बोलो। सर अगर थोड़ा-सा टिल्ट भी करेगा अगर ये कॉइल, तो सर दूसरी लाइन्स तो होगी ना जो टच करेगी, सिर्फ़ एक लाइन थोड़ी नहीं, ना नहीं, होगी। जैसे देखो जैसे टिल्ट करेगा ना, तो फिर पहली वाली से तो अवे हो चला जाएगा वो, हाँ सर। है ना? पहली वाली से अवे चला जाएगा।
तो देखो अब देखो ये चीज बताओ, थोड़ा समझना इसको मुश्किल होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर 30-50% भी समझ में आ गया ना तो इनफ है। बाकी तो क्या है, एक मार्क का क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा से ज्यादा, कि व्हाई इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन केप्ट रेडियल, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिख करके ये थीटा वाइज अ कॉइल रोटेट्स, सो थीटा इज मेड कांस्टेंट बाय चूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय कॉन्केव शेप मैग्नेट, ठीक है। तो सो टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए, ये मैं ना क्वेश्चन के साथ आंसर लास्ट में लिखवा दूंगा कि वाई केप्ट फील्ड रेडियल, क्योंकि ये क्या स्टेटमेंट है, थोड़ा थ्योरी टाइप का हो रहा है, तो यहाँ पे मैं उस फॉर्मेट में नहीं लिखा सकता हूँ आंसर के, लेकिन मैं लास्ट में 2 लाइन में आंसर खत्म करवा दूंगा। वाई केप्ट फील्ड केप्ट रेडियल, जितना जैसे समझा है उसको एज इट इज याद कर जाना, और एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जो लिख करके आना, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई लंबा हो जाता। तो टॉर्क गोज टू एन आई ए, अब देखो विच इज कांस्टेंट। तो देखो मैंने क्या बोला, थीटा क्या था, थीटा होता है एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, और वो हमने कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, इट इज कांस्टेंट, यार थीटा इक्वल्स टू 90। मैंने दिखाया था देखो, फील्ड ऐसे जाता है और ये ऐसा एरिया वेक्टर होता है ना। इसकी मैंने क्या कहते हैं, इसकी एनिमेशन वीडियो भी देखी थी मैंने गैल्वेनोमीटर की, उसमें ना तुमको वो दिखाया भी है उसमें कि वो कैसे घूमता है और कैसे होता है। वो मैं ना एक बार क्लास के बाद ना वो एनिमेशन वीडियो भेज भी दूंगा मैं, और उस पर लिख भी दूंगा कि कौन से मिनट में वो चीज दिखाई गई है, ताकि वहां पे तुम लोग ज्यादा जाकर के फोकस भी कर सको, विच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ अब देखो, ये तो टॉर्क हम नाप सकते हैं एन आई ए। अब क्या होता है, जो जैसे देखो मान लो कॉइल घूमेगा, एक कॉइल घूमेगा, तो क्या होता है कि करंट हमने बड़ा करंट यहाँ से हमने पास करवाया, मान लो 2 एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होता है। एक कॉइल घूमा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, फिर रुक जाता है, आगे नहीं घूम पाता, ठीक है। सीधी सी बात है, एक काम करो, तुम्हारे पास कोई नोटबुक होगी अपने पास, ठीक है, उस नोटबुक को ना लेकर के घुमाओ, ठीक है, और देखो कि एक समय ऐसा आता है कि तुम अगर बाहर से कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करोगे ना, तो नोटबुक जो है एक लिमिट के बियॉन्ड घूमना बंद कर देगी। जरा करके देखो तो इस चीज को, मतलब कि ट्विस्ट करना नोटबुक को, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो इस तरह से, ये मान लो जैसे नोटबुक है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको ऐसा लेकर के घुमाया, तो ये घूम रहा है, ये चीज, ये चीज घूम रही है। अब एक बार घूमना बंद हो गया, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं किसी चीज पर से घुमा रहा हूँ, घूम रही एक बार, ऐसे घूम रही, उसके बाद नहीं घूमती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज मेरा शुरू में टॉर्क था मान लो 10, नोटबुक ने क्या किया, अपोजिट टॉर्क अप्लाई किया 1, फिर 2, फिर 3, एक समय ऐसा आ गया कि मेरा टॉर्क 10 था कांस्टेंट, नोटबुक का भी टॉर्क हो गया 10। अब मेरा टॉर्क और नोटबुक का टॉर्क जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब नोटबुक अपना टॉर्क और इंक्रीज नहीं कर पाती है, जैसे मेरा टॉर्क और नोटबुक का टॉर्क इक्वल हो गया, उसके बाद नोटबुक का जो रोटेशन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं, सीधी सी बात है कि तुम फोर्स अप्लाई करो 10, सामने वाला क्या कहते हैं बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन मान लो अगर जैसे स्प्रिंग है, तो तुमने जो अप्लाई किया 10, 20, 30, और तुमने अप्लाई किया 10, तो स्प्रिंग अप्लाई करता है 1, 2, 3, 4, जब तक कि दोनों टॉर्क बराबर ना, दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए, तब तक कि स्प्रिंग दबता चला जाता है। एक बार दोनों बराबर हो जाएगा, फिर स्प्रिंग का दबना बंद हो जाता है।
ऐसा होता है। इन द सेम वे हम लगाते हैं टॉर्क 10 20 10, ठीक है, नोटबुक अप्लाई करती है 1 2 3 4, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर ये इसका जो इस पे जो ट्विस्ट हो रहा था ना, ठीक है, इस चीज में जो ट्विस्ट हो रहा था ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे जो ट्विस्ट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, फिर वो और नहीं घूम पाएगा। देखो जब तक कि नोटबुक का लेस है तब तक घूम रहा है, एक बार नोटबुक का भी कितना हो गया, इक्वल हो गया, तो फिर मेरे टॉर्क के फिर वो ट्विस्ट करना बंद कर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब सुनो, अब इट इज कांस्टेंट नाउ दिस कॉइल rotates till external torque, till magnetic torque becomes equal to internal torque, till internal torque by phosphor bronze and air spring becomes equal to magnetic torque। ये तब तक की ऐसा होता है जब तक कि बराबर ना हो, ठीक है। इंटरनल टॉर्क जो अंदर का जो टॉर्क लगाता है इक्वल्स टू k फाई, अंदर जो हेयर स्प्रिंग और जो वो लगाता है क्या कहते हैं उसको, हेयर स्प्रिंग और फॉस्फोर ब्रॉन्ज जो टॉर्क लगाता है उसका फॉर्मूला होता है k5। जैसे स्प्रिंग का कैसे होता है फॉर्म, फोर्स होता है ना kx, हमने कितना उसको धक्का कितना उसको हमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, वैसे एक रोटेशन वाले में भी टॉर्क होता है k5। यहाँ पे फाई क्या होता है कितना से घुमाया और k क्या होता है उसका कांस्टेंट होता है, ये लैब में नापा जाता है। k इज टॉर्क per unit एंगुलर टूल। याद करो F इक्वल टू के एक्स था, तो एक्स के क्या था F बाय एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट वाज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट लेंथ, तो एक्स को बंद कर दो, यहाँ भी सेम चीज है, के इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर टूल। क्योंकि अगर देखो तो टॉर्क हो जाएगा के फाई, के क्या हो जाएगा टाउ बाय फाई, तो के हो जाएगा टाउ के इक्वल फाई इक्वल्स टू 1, यहाँ भी सेम चीज है। तो टॉर्क के इज टॉर्क पर यूनिट यूनिट एंगुलर टूल के इक्वल्स टू, ठीक है। इतना इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, तो सर उस पे जो टॉर्क लग रहा होगा मतलब दोनों साइड से ही लग रहा होगा ना सर, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं टॉर्क तो क्या कैंसिल क्यों होगा, फोर्स कैंसिल होता है ना, टॉर्क थोड़ी कैंसिल होता है। सर बट इक्वल है ना, आपको इक्वल लग रहा होगा ना मतलब। अभी प्रिंस क्लास चलेगी अभी तो 2:30 बजे ना, 10 मिनट चलेगी, 10-15 मिनट क्लास। फाई की वैल्यू एंगल वो कितना घूमा है ठीक है वो डिसाइड करता है, वो एंगल निकालने का तरीका होता है मैं बताऊंगा अभी, मिरर से निकालते हैं, ठीक है। सर और कल हमने कैसे देखा था समझ, कल जो फोर्स जो लग रही थी दो वायर के ऊपर, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थी कि नहीं थी बताओ, हाँ सर। तो वो फोर्स थोड़ी क्या फोर्स कैंसिल हो रही थी, लेकिन टॉर्क तो था ही ना, देखो जो कल हमने डेरिवेशन किया था,
सर बट वो जो कॉइल है उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसमें, हाँ। मैग्नेटिक फोर्स। तो सर दोनों साइड से मतलब ऐसे बीच में से अगर उसको काट दे सॉफ्ट आयरन कोर को तो दो सर भाग हो जाएंगे और दोनों भाग पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा ना सर। देखो और टॉर्क की सॉफ्ट डायरेक्शन आयरन, एक बार समझो बात को, सॉफ्ट आयरन कोर को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे क्या कहते हैं फोर्स, सीधी सी बात। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना और उसके जो एल्युमिनियम फ्रेम होता है ना उसपे बताओ अटैचमेंट भी नहीं होता है। देखो ये चीज जो है ना इसको टच भी नहीं करती है, समझे, इसको कोई मतलब ही नहीं है। बस ये खाली एक काम करता है कि अंदर जो फील्ड है ना उसको बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता है। आई बात समझ में? जो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में होता मान लो 10। ये सॉफ्ट आयरन डालने से क्या होता है, जो आजू बाजू का फील्ड होता है वो खींच लेता है अपनी तरफ और यहाँ पे फील्ड हो जाता है 12। बस इतना ही करता है, ठीक है। अभी देखो आगे, नाउ NiAb इक्वल्स टू K5, ठीक है। यहाँ पे फाई क्या है, इस एंगल रोटेटेड बाय कॉइल, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, रोटेटेड बाय कॉइल। अब ये कॉइल कितना एंगल घुमा, मान लो कि ये ऐसे करके एंगल घूमता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, 5 डिग्री तक घुमा, उसके बाद ये घूमना बंद कर देता है क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क और इसका इंटरनल टॉर्क बैलेंस हो जाता है, आगे नहीं घूम पाता। तो बैलेंस हो गया तो हमने फाई निकाल लिया कितना घुमा, फाई निकालते मिरर की हेल्प से, वो भी लास्ट में बताऊंगा मैं। और हमने फाई निकाल लिया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि के जो होता है इसका जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज और हेयर स्प्रिंग का जो के होता है वो लैब में पहले से निकाल के रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। के की वैल्यू हमको पता रही, एंगल कितना घूमा वो पता है हमको, के हमको पता है, एरिया ऑफ द कॉइल हम निकाल सकते हैं, तो पूरा सेटअप में लेंथ ब्रेथ हमको पता होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमने सेटअप किया बाहर से, वो हमको पता होगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमको पता रहता है, कंपनी जो बना करके रखती है। और बचा खाली आई, इसमें हम आई निकाल सकते हैं ना, आई इक्वल्स टू के फाइव बाय एन ए, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अभी खत्म नहीं हुआ ये, उसके बाद यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो अगर यहाँ पे अब देखो आगे आगे हम क्या देखेंगे कि फाई इज कैलकुलेटेड बाय मिरर स्केल अरेंजमेंट। देखो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो हमने क्या की, यहाँ पे से ना ऐसे लाइट को भेजा, यहाँ से हम लाइट को भेज दिया और जैसे करंट पास करवाएंगे और यहाँ पे ना हम एक स्केल बनाते हैं, यहाँ पे हम स्केल रखते हैं, स्केल लाइट आती है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आएगी, जैसे ये कॉइल घूमेगा इंसिडेंट रे तो जैसी आ रही थी वैसी की वैसी आती रहेगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना वो घूम करके इधर आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा सा टर्न कर ली, रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से चली गई इस पॉइंट पे, ये कितने से टर्न की, ये मान लो टर्न की 5 एंगल से, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक की है, स्मॉल डी से ये गया। मान लो पहले हमने देखा था लाइट पहुंच रही है 10 सेंटीमीटर मार्क,
जैसे ये घुमा लाइट पहुंचती है 10.5 सेंटीमीटर मार्क पे, मैंने देखा, ठीक है, वो चमक रहा है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से कितना घुमा, और ये पता क्या होता है कि ये अगर ये मिरर घूमता है ना, अगर मिरर घूमता है 5 से, ठीक है, मिरर अगर घूमता है मान लो 5 से, तो ये एंगल रोटेशन होता है 2 5 से। ये एक्चुअली क्या होता है, ये रूल होता है कि अगर हमने मान लो किसी मिरर को घुमाया 10 डिग्री से, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, वो घूमती है 20 डिग्री से, ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ये यहाँ से कितना घुमा 2 5 से, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये दूरी काफी ज्यादा होती है, तो 2 5 tan 2 5 इक्वल्स टू, या 2 5 को मैं लिख सकता हूँ, खाली 2 5 भी लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये बहुत छोटा अगर एंगल होता है तो जो आर्क की लेंथ होती है और डिस्टेंस ही बराबर होती है बाय डिस्टेंस, ठीक है, तो फाई यहाँ से निकल जाएगा, स्मॉल डी ये हमको पता रहेगा, कैपिटल डी हम निकाल सकते हैं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाय मिरर स्केल एलिमेंट, इफ मिरर रोटेट्स बाय फाई, रिफ्लेक्टेड रे rotates by 2 5. Now 2 5 equals to small d by capital D. This implies that phi equals to d by, यहाँ से phi निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में, क्या कितना भी होगा क्लियर। अच्छा, तो अब देखो ये करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इतना नोट कर लो, कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछो आप। आई थिंक पहले से ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम करके, अरे हमको एन पता है, ए पता है, कि हम लैब से निकालते हैं, फाई हम यहाँ से निकालते हैं, पूरा अच्छी समझ में आ गया ना फाई क्या है, ठीक है। और फाई कब निकालते हैं, जब वो पूरी तरह से रोटेट कर जाता है, ठीक है, मतलब शुरू में क्या होता है, करंट पास करवाएंगे ना अगर हम लोग, तो वो 5 बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5 आके रुक जाएगा, 5 के बाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय क्या होता है, एंटी टॉर्क और टॉर्क बराबर हो जाता है, तब आकर के रुक जाता है ऐसा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछो, आगे बढ़े हम लोग। तो रचित वो जो है ना, वो हम लोग एक्चुअली क्लास 9th में भी पढ़ाया गया, बाकी वो रे ऑप्टिक्स पे सीखोगे जाकर, ठीक है, वो मतलब सिखाने बैठूंगा ना तो वो रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, वो और बिना मतलब का टॉपिक से डिबेट होना पड़ेगा। अभी बस याद करो कि मिरर घूमता है अगर इतने से, तो रिफ्लेक्टेड जो घूमती है डबल, और रे ऑप्टिक्स पे मैं सिखा दूंगा, ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है ना, उसका इस पे कोई काम भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्योंकि क्या गैल्वेनोमीटर थोड़ा ये टफ टॉपिक है, तो ज्यादा डिबेट करूंगा ना तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये इतना आसान टॉपिक नहीं है गैल्वेनोमीटर। अब ये हमको पूरा समझ में आ गया, ठीक है, कि हम कैसे निकालते हैं एंगल, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दो चीजें और सीखनी है। पहला पॉइंट है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी हो जाता है पाई बाय आई, मतलब एंगल रोटेटेड पर यूनिट करंट। अब सीधी सी बात है, मान लो कि मैंने दो गैल्वेनोमीटर लिए, एक में करंट पास करवाया मैंने 1, ठीक है, तो उसमें जो एंगल जो घूमता है वो घूमता है, करंट पास करवाया 1, एंगल घूमता है 1 डिग्री। मैंने दूसरा कॉइल लिया, उसमें भी करंट मैंने 1 पास करवाया, उसमें जो एंगल जो वो घूमता है कॉइल, वो घूमता है 2 डिग्री। क्लियर, अगर 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, पॉइंटर भी होता है, पॉइंटर घूमेगा 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री घूमता है 1 एम्पियर पे, तो 2 डिग्री घूमेगा। तुम कौन सा गैल्वेनोमीटर पसंद करोगे, 1 डिग्री वाला कि 2 डिग्री वाला, क्या बोलते हो? 1 डिग्री। हाँ, 2 वाला, ठीक है, क्योंकि देखो अगर 2 डिग्री वाला घूमेगा तो समझो बात को इस चीज को, अगर 1 डिग्री वाला घूमा
ठीक है, 1 डिग्री घूमा, एक करंट पास करवाया। दूसरे में क्या होता है, एक की करंट पास करवाया 2 डिग्री घूमा। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब मेरे को ज़्यादा क्लियरली दिखता है कि यार देखो इतना घुमा हुआ। तो मेरे को क्या जो रीडिंग लेना मेरे लिए ज़्यादा क्लैरिटी वाला काम था, ठीक है? तो हम लोग वैसा यूज़ करते हैं जिसपे वो ज़्यादा घूमता है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या रहता है 5/I, मतलब एंगल रोटेटेड पर यूनिट करंट। एक करंट पास करवाओ, जितना ज़्यादा वो घूमेगा हम कहेंगे वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आई बात समझ में? तो एंगल कितना घुमा देखो तो ज़रा-सा पीछे से भी। एंगल कहाँ पे? K5/NAB, K5/NAB, ठीक है? करंट सेंसिटिविटी शुड करंट सेंसिटिविटी शुड बी लार्ज, ठीक है? देखो करंट सेंसिटिविटी कैसे हो जाएगा? एंगल रोटेटेड K5/NAB, ठीक है? अ, और यहाँ पे फाई देखो तो कितना आ रहा था? अ, फाई आएगा फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा NIAB/K हो जाएगा ना? फाई हो जाएगा NIAB/K अपॉन ये वाला I, है ना? पीछे से देख सकते हो। फाई क्या हो जाएगा? NIAB/K, ठीक है? अपॉन आई कट जाएगा। क्या बचेगा? NAB/K बचेगा। जितनी ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी होती है वो उतना अच्छा होगा। अब करंट सेंसिटिविटी एक टर्म हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या हो जाएगा कि फाई/V, फाई क्या है? NIAB/K। वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। ये आई कट जाएगा। क्या बचेगा? NAB/K। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अभी देखो करंट सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं कि ये फ़ॉर्मूला हो गया, इसमें खाली एक एक्स्ट्रा R आता है। अब समझना चीज़ों के पीछे रीज़न, ठीक है? क्या-क्या रीज़न था? पहली बात अ, मैं ना थोड़ा 5 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक आज पूरा नक्की हो जाएगा। फिर कल के लिए कुछ बचेगा नहीं। वी यूज़ फॉस्फर ब्रॉन्ज़ स्ट्रिप, ठीक है? बिकॉज़ पहला इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसका ना वो मतलब इतना जो सॉफ्ट आयरन का जो वजन है वो उठा सकता है, वो क्या उसके ज़्यादा वजन देने पे भी क्या वो टूटेगा नहीं। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पहला। और सब दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है कि इट हैज़ लो के। के मतलब मैंने के लिखा था ना, एंटी टॉर्क। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था मैंने? के इज़ टॉर्क पर यूनिट एंगल ट्विस्ट। के इज़ टॉर्क पर यूनिट एंगल ट्विस्ट। इट हैज़ लो के, क्लियर? सो करंट देखो, अब के अगर छोटा होगा तो करंट सेंसिटिविटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। देखो तो हमको ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी चाहिए ना, तो के छोटा होगा तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ेस। ये सब 1, 1, 2, 2 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर? इसको नोट करो। इन द सेम वे
आगे बढ़े हम, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट सर। करंट सेंसिटिविटी भी लार्ज होनी चाहिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी लार्ज। तो याद रखना, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना, वो नहीं घूमता है, ठीक है, वो फिक्स रहता है। सॉफ्ट आयरन घूमता खाली कॉइल है। हो गया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट था, वी यूज कॉपर वायर बिकॉज its resistance is less. So we get high voltage sensitivity. देख सकते हो, अगर रेजिस्टेंस कम होगा, इतने सारे स्लाइड का जंप कैसे हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, आर कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसको नोट कर लो। उसके बाद we use soft iron because, पीछे भी लिखा था मैंने, because B increases, मैंने बोला था उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, so current and voltage sensitivity increases। है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो अगर फील्ड बढ़ जाएगा सॉफ्ट आयरन यूज करके तो सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद और क्या मैंने बताया था, तो ये सब हो गया। हाँ, उसके बाद एक वी यूज एल्यूमिनियम फ्रेम, एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज करते हैं बिकॉज इट इज नॉन मैग्नेटिक, सो it does not interfere in rotation of coil। अगर देखो सोचो, अगर मान लो ऐसा यहाँ पे कॉइल है, मैंने कॉपर की वायर लगाई और ना मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम के बदले मैंने अगर यूज कर लिया होता है आयरन का फ्रेम, तो प्रॉब्लम क्या होती,
तो ऐसा क्या होता कि आयरन का फ्रेम अगर हम यूज करते हैं ना, तो आयरन भी अट्रैक्ट होती है आयरन से, ये मैग्नेट से। तो क्या होता, इसके जो घूमता ना कॉइल, उस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता, अट्रैक्शन हो जाता, तो शायद वो इतना फ्रीली नहीं घूम पाता जितना वो एल्युमिनियम पे रैप होकर के घूम पाता है ना, क्योंकि एल्युमिनियम तो आयरन से अट्रैक्ट होता नहीं। अगर वो अट्रैक्ट होता तो उस पर थोड़ा टॉर्क लगता, थोड़ा तेज घूमता या धीमे घूमता, तो हमारे कैलिब्रेशन में एरर आता। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं घूमता है। और सॉफ्ट आयरन जो होता है वो ऐसा फिक्स रहता है, ये नहीं घूमता। ये भी होगी बात। बाकी मैंने उसका रीजन एक वो भी पॉइंट लिखवा देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको नोट कर लो पहले। फिर एक लास्ट पॉइंट में लिखवा देता हूँ अगर एक मार्क के क्वेश्चन में, कि फील्ड क्यों रेडियल लेना है। वो भी क्या एक लाइन में लिखा रहेगा ना, तो एग्जाम में लिखने में इजी रहेगा। जो हो गया लिखा हुआ, लास्ट पॉइंट है, फील्ड इज केप्ट रेडियल so that angle between B vector and A vector becomes constant, that is 90 degrees. So torque becomes constant, tau equals to N I finish. गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा हो चुका होगा। ठीक है, और याद रखना जो गैल्वेनोमीटर मैंने पढ़ाया है ना, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो मैंने पूरा करवाया था, नाम मैंने लिखा है। ठीक है, एक हेडिंग लिख देना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इसका ये था सस्पेंडेड कॉइल। ठीक है, और प्रिंसिपल में इट इज बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग कॉइल प्रेजेंट ऑन एक्सपेरिमेंट टॉर्क। ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल पे लिखना होगा इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क बिकम्स, बस इतना सा। ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर थे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं और एक होते हैं पाइवोटेड। पाइवोटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं उस पर, यही पूरा का पूरा वर्किंग यही होता है, तो सेटअप पे थोड़ा सा फर्क होता है। 5 मिनट लगेगा, वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर हो गया आज से? सर सर हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी है सर, एनोनेट करके बता दो एक बार। क्या चीज? हाँ बोलो। सर एनोनेट करके बता दो, वो सर ऐसे समझाने में हार्ड पड़ रहा हाँ है। बोलो, सर आपने बंद कर दिया एनोनेट। एनोटेट कर दो ना, मैंने बंद कर दिया क्या? हाँ सर। हाँ कर दो। सर जो कॉइल है ऐसे, उसमें हाँ सर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, हाँ, तो सर अच्छा ना, तो सर फोर्स तो दोनों में बाहर की तरफ ही लगेगा ना, तो सर कैसे फिर। ऐसे ऐसे होगा? ऐसा नहीं होता है। कॉइल में तो जब करंट फ्लो करेगा तो एक इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इस पे से ऐसे निकलेगा वो। सर बट ऊपर से करंट दे रहे ना हम। नहीं तो कॉइल का जो स्ट्रक्चर तुम देखोगे ना अगर कभी भी ध्यान से, तो कॉइल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, एक्चुअली वो मैंने सेटअप पे ऐसा ड्रॉ किया होगा, लेकिन वो कॉइल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
ऐसा होता है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से वो ऐसे जाएगा, और ये जो तुमको दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन ये ऐसा गया, इसके नजदीक होता है। अब देखो, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, फिर इधर से नीचे जाएगा तो फिर इधर से ऊपर जाएगा ना। और ये लेंथ कैसे होती है, ये जो मैंने ऊपर गैप बना दिया ना, ये इसके नजदीक होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, आज के लिए काफी है इतना। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir.